तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, कि मैटर जो होता है वो दो बिहेवियर शो कर सकता है, एक तो पार्टिकल और एक वेव नेचर। ठीक है, बोर मॉडल फेल हो चुका था, तो बोर मॉडल के बाद ना दो थ्योरी आ चुकी थी, एक तो ड्यूअल नेचर और दूसरा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल बिहेवियर तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी वेव नेचर की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों ही बेस थे, ये दोनों मॉडल, ये दोनों थ्योरीज ही बेस थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। और बोर्स मॉडल कौन सी थ्योरी पे बेस था? एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, कि उनकी क्वांटाइज एनर्जी लेवल वगैरह होती है। इन दो थ्योरी पे बोर मॉडल बेस था। ठीक है, तो देखो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? अगर तुम इलेक्ट्रॉन की एक टाइम पे या तो पोजीशन नाप रहे हो, यानी कि उसने क्या बोला, मान लो कि तुम इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट कर रहे हो कि उसकी पोजीशन क्या है या उसकी मोमेंटम क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसने बोला कि तुम एक टाइम पे या तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ही अच्छे से मेज़र कर सकते हो एक्यूरेटली, या फिर उसके मोमेंटम को ही मेज़र कर सकते हो, है ना। मोमेंटम क्या, मास इंटू में वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है। यानी कि एक टाइम पे या तो तुम उसकी पोजीशन को ही मेज़र कर सकते हो कि वो कहाँ पे जा रहा है, किधर है एग्जैक्टली, उसकी पोजीशन क्या है एटम के अंदर, या फिर तुम यही मेज़र कर सकते हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है। दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं कर सकते मेज़र। ठीक है, उसने इतनी सिंपल बात करी, इस बात ने बोर्स मॉडल को फेल कर दिया। तो देखो उसने क्या बोला, इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, या फिर टुगेदर बोल सकते हो। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? टुगेदर, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि उसने क्या बोला, एक टाइम पे या तो एक टाइम पे तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही मेज़र कर सकते हो, या फिर एग्जैक्ट मोमेंटम ही मेज़र कर सकते हो। दोनों चीज़ों को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, कि जब भी तुम उनको मेज़र करने जाओगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र कर लिया दोनों को, कुछ ना कुछ एरर हमेशा ही आएगा। तो उसने मैथमेटिकली एक रिलेशन दिया, डेल एक्स इंटू में डेल पी एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच बाई फोर पाई। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो भी एरर आएगा पोजीशन में और जो भी एरर आएगा मोमेंटम में, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा किसके इक्वल होगा? या तो एच बाई फोर पाई के इक्वल होगा, या ग्रेटर देन होगा एच बाई फोर पाई से। एच क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई क्या है हमारा? 3.14। यानी कि इन इस वैल्यू से हमेशा इन दोनों का एरर या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, तो इधर से मास क्या, मास कांस्टेंट होता है, तो मास को हमने बाहर निकाल दिया, मर आ गया। तो इधर से हमारे पास नया रिलेशन आ गया, डेल एक्स इंटू में डेल वी एक्स ग्रेटर देन एच बाई फोर बाई एम। ठीक है, यानी कि अब वेलोसिटी के एरर की बात करें, जो भी एरर या तो पोजीशन में होगा इंटू में मल्टीप्लाई, या जो भी एरर वेलोसिटी में होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन या इक्वल टू किसी इक्वल होगा एच बाई फोर पाई एम के। ठीक है, आप सोच के देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझ आएगा। और आपके उनमें डाउट आया होगा कि सर एक्स क्या है? एक्स क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, कि हम एक्स डायरेक्शन में ही पोजीशन को नाप रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में ही मोमेंटम या वेलोसिटी को नाप रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम पोजीशन को तो एक्स डायरेक्शन में नाप रहे हो और वेलोसिटी को तुम वाई डायरेक्शन में नापने लग गए। नहीं, दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, दिया। ठीक है, डेल एक्स क्या है? एरर या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चयता। ठीक है, जो भी एरर है या जो भी अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, वो क्या है? डेल एक्स। और डेल पी एक्स क्या है? जो भी एरर है या फिर अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में। और डेल वी एक्स क्या है? एरर है वेलोसिटी में। ठीक है, कि जो भी वेलोसिटी में एरर आया वो क्या है? डेल वी एक्स। ठीक है, और एरर से तुम क्या समझते हो? मान लो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेज़र कर रहे थे, सपोज कर लो, उसकी जो हमने पोजीशन मेज़र करी वो कितनी है? 30 मीटर। हमने बोल दिया 30 मीटर प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 यानी कि या तो 34 भी हो सकता है या 26 भी हो सकता है, यानी कि इस रेंज के अंदर ही आएगा। पक्का ये नहीं है कि 30 है, इस रेंज के अंदर आ सकता है। तो ये क्या हो गया? एरर हो गया, कि यानी कि इतना एरर आ सकता है। यही एरर क्या है हमारा? डेल एक्स। ठीक है, जो भी एरर आ सकता है हमारा मेजरिंग के टाइम पे, वही हमारा क्या है? डेल एक्स। ठीक है, ये तो होगी एग्जैक्ट वैल्यू, और ये क्या हो गया? एरर, कितना एरर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ उसने ये भी बोला कि अगर मान लो तुमने पोजीशन को बहुत एग्जैक्टली मेज़र कर लिया, तो दूसरी चीज़ में एरर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मान लो तुम्हारा पोजीशन में एरर कितना है? 0, तो मोमेंटम में एरर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। आपने मोमेंटम को बहुत एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेज़र कर लिया, तो उसमें एरर कितना आया? 0, तो उसकी पोजीशन में एरर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। यानी कि एक टाइम पे तुम एक ही चीज़ को अच्छे से मेज़र कर सकते हो। अब ठीक है, अब तुम्हारे मन में ये डाउट आया होगा कि सर हम क्यों नहीं मेज़र कर सकते? तो उसका रीज़न देखो। अब देखो, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि कोई पेज है, उसको तुम उसकी विड्थ को मेज़र करो, उसकी चौड़ाई को तुम मेज़र करो। हमारे पास ऐसा स्केल होना चाहिए जिसके अंदर इतने छोटे छोटे मार्ग हो जो उसकी विड्थ को बता पाए, है ना, तभी तुम मेज़र कर पाओगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेज़र करना है, तो उसके लिए भी कोई इतना छोटा स्केल चाहिए
जो उसकी पोजीशन को मेज़र कर पाए। तो हम उसको किससे मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वगैरह को? वेव डाल के, कि वेव डाली हमने, ठीक है, वेव के साथ हमने देखा कि भैया हाँ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है। तो देखो इलेक्ट्रॉन बड़ा छोटा है तो इसलिए वेव लेंथ भी कितनी बहुत ज़्यादा छोटी लेनी पड़ेगी, है ना, वेव लेंथ भी बहुत ज़्यादा छोटी लेनी पड़ेगी, सही बात है। और हमने ये देखा था कि एनर्जी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? लैम्डा के। ई किसकी इक्वल होता है? एस सी बाय लैम्डा के। ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका? लैम्डा के। तो यानी कि जितनी कम वेवलेंथ लोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन पे क्या करा, इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही तुमने बहुत छोटी वेवलेंथ मारी, अब उस बहुत छोटी वेवलेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो जैसे ही टकराएगा ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही दूर भागा तो तुमने उसकी पोजीशन तो उस टाइम पे ठीक मेज़र कर ली, बट उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम तुम मेज़र नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि इलेक्ट्रॉन भाग गया, दूर भाग गया। तो हमने पोजीशन मेज़र कर ली बट हम वेलोसिटी मेज़र नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हम एक टाइम पे एक ही चीज़ को मेज़र कर सकते हैं अच्छे से। तो इसी बात को हमने एक्सप्लेन कर दिया, वाई वी कांट मेजर एज वेरी स्मॉल स्केल और वेवलेंथ या वेव रिक्वायर्ड टू मेजर पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इफ लैम्डा विल बी वेरी स्मॉल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ वेव विल बी वेरी हाई डेट इट विल कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इट स्पीड, कि इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, स्पीड बदल जाएगी, तो हम वेलोसिटी को या फिर हम मोमेंटम को अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? पहली बात तो इस प्रिंसिपल ने बता दिया था कि हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट पाथ के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते, या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। मतलब इसका मतलब समझो, देखो बोर ने क्या बोला था कि हम उसका रेडियस बता सकते हैं, उसकी एनर्जी बता सकते हैं कि किस रेडियस में घूम रहे हैं, ठीक है। बट हिजनबर्ग ने क्या बोला, जब उसकी वेलोसिटी या पोजीशन ही नहीं नाप सकते तो हम कैसे ही उसका बता देंगे कि वो कहाँ पे है, किधर घूम रहा है। तो उसने क्या बोला कि हम एग्जैक्ट उसका रास्ता बता नहीं सकते वो किधर घूम रहा होगा, ठीक है। उसने ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताने से मना कर दिया। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है कि अभी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी इतनी है और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन या वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, ट्रेजेक्ट्री है। बट इलेक्ट्रॉन के केस में हम उसकी ट्रेजेक्ट्री नहीं बता सकते कि अगर अभी वो इतना है तो थोड़ी देर बाद कितना होगा। उसने इस बात को ख़त्म ही कर दिया, उसने इस बात को नेगलेक्ट कर दिया कि बोर ने ये बात गलत बोली कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में घूम रहे हैं, हम नहीं बता सकते हम वो किधर है, ठीक है। उसने पहली बात तो ये बोली, डेफिनेट रास्तों के बारे में नहीं बता सकते। दूसरा, उसने बोला कि जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है सिर्फ और सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, बहुत ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। जैसे मान लो कोई कार है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो हमने उसकी पोजीशन और वेलोसिटी अभी बता दी तो हम थोड़ी देर बाद बता सकते हैं उसकी पोजीशन और वेलोसिटी इतनी होगी, बता सकते हैं ना। तो इसलिए हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे पार्टिकल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री वगैरह की बात हम मैक्रोस्कोपिक में तो कर सकते हैं, बट हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हम ट्रेजेक्ट्री की बात नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड वगैरह जानने के लिए, मोशन वगैरह जानने के लिए क्या होते हैं? लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड वगैरह और सब चीज़ जानने के लिए कौन सा लॉ है? हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वो सब उसकी छोटे छोटे पार्टिकल की स्पीड और इन सब बातों के बारे में डिस्कस करता है। लॉ ऑफ मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, जैसे कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने रिप्लेस कर दिया था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसने पोजीशन या फिर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? प्रोबेबिलिटी से, कि हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम तो नहीं बता सकते बट हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कि उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे कहाँ होगा। तो उसने एग्जैक्ट वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया था? प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। और इसी प्रोबेबिलिटी के बेस पे हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, इसी पे वो चलेगा, ठीक है। आगे अगले लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। एग्जांपल है एनसीईआरटी का सिंपल सा, देखो क्या बोल रहे हैं। ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्या बोल रहे हैं, कोई माइक्रोस्कोप है छोटा सा, वो फोटोन का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन में एटम की पोजीशन को बता रहा है, जिसकी अनसर्टेनिटी डिस्टेंस ऑफ 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, कि उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी या उसकी डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मोमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। उसने क्या बोला अनसर्टेनिटी दे दी पोजीशन में 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब कह रहा है अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में बताओ कि अगर पोजीशन में इतना एरर है, अनसर्टेनिटी है इतनी या इतना एरर है, तो उसके वेलोसिटी में कितना एरर होगा, ठीक है। डेल एक्स की वैल्यू गिवन है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, मीटर में कन्वर्ट करा 0.1 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻11 मीटर।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू में 10⁻³ kg। फॉर्मूला लगाओ हिजनबर्ग का, डेल एक्स इंटू में डेल वी h/4πm। ठीक है, डेल एक्स इधर आ गया, वैल्यू को पुट करा, डेल एक्स की वैल्यू को, एच की वैल्यू को, सब की वैल्यू को पुट करा, मास की वैल्यू को, हमारे पास डेल वी कितना आ गया 0.057 इंटू में 10⁸। हमने इसे कैसे लिख दिया 5.7 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, सिंपल है। ठीक है, और हम न्यूमेरिकल वगैरह में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेल एक्स इंटू में डेल पी एक्स इज इक्वल टू h/4π। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।